वेलकम। ये वाला वीडियो हमारे थीम 8 पे दैट इज पीजेंट्स जमींदार्स एंड द स्टेट एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर पे बेस है। इसमें जितने भी हमारे साथ एमसीक्यूज बनते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट वीडियो करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है कि ये एमसीक्यूज बनाने के लिए हमने जेके बोस का सिलेबस रखा है, जो 12th हिस्ट्री का है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए भी इतना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स लाइक किस लिए इम्पॉर्टेंट, CUCT जो यूजी का आने वाला है उसके लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ हमने लेंथी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस में बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चनों में भी खुद क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को भी आपको देखना ज़रूरी है जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर आंसर उसका बता रहे हैं। ठीक है। साथ साथ स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, से फॉर एग्जांपल JK SSB JK PSC लेक्चरर, उनके लिए भी ये MCQs उतने ही इंपॉर्टेंट है। या UPSC एग्जाम्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री अक्सर बेशतर पूछी जाती है। ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है उनके लिए, क्योंकि NCERTs को प्राइमरी बेस माना जाता है, वहीं से अक्सर बेशतर क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के, अगर कोई आप में से आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, UG कोर्सेज के लिए, BA कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए भी ये इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ आईन अकबरी। आईन अकबरी के जो ऑथर है वो कौन है? क्या वो अमीर खसरू थे, इब्न बरून अल बिरूनी थे, अबुल फजल थे, या फिरदौसी थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, अबुल फजल। आईन अकबरी इज ए पार्ट ऑफ विच लार्जर हिस्टोरिकल टेक्स्ट। आईन अकबरी जो है, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट सैंक्शन की थी अकबर ने, ठीक है, उसका ही ये पार्ट था, थर्ड वॉल्यूम समझो आप, जो था उसको ही आईन अकबरी कहते थे। आपको बताना है वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन थी जिसका ये पार्ट था। क्या वो बाबरनामा थी, अकबरनामा थी, शाहजहांनामा थी, तबकात नासरी थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज अकबरनामा। Which of the following terms were used in Indo-Persian sources of the Mughal period to denote peasant? कौन सी टर्म्स इंडो पर्शियन सोर्सेज में यूज की गई पीजेंट के लिए? क्या वो रायत थी, मुजरिन, किसान, आसामी, या ऑल ऑफ द अबव? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारी टर्म्स यूज की गई थी किसान के लिए, यानी कि पेजेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स खुद काश्ता पीजेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन खुद काश्त पीजेंट को डिफाइन करता है, यानी कि खुद काश्त पीजेंट के माने क्या थे। ए लैंडलेस लेबरर वर्किंग ऑन द अदर्स फील्ड, लैंडलेस लेबरर था जो किसी और के खेत में काम करता था। ए कल्टिवेटर हु टिल लैंड इन द विलेज वायर दे रिसाइडेड, या कोई कल्टिवेटर था किसी और का लैंड टिल कर रहा था इसी विलेज में। ए पीजेंट हु मूव टू अनदर विलेज टू कल्टिवेट लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, या वो पीजेंट जो दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट पे जाता था, कल्टिवेट करता था लैंड। या जमींदार हु कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट, या वो जमींदार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था पीजेंट से। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ए कल्टिवेटर हु टिल लैंड इन द विलेज वायर दे रिसाइडेड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Why did some peasants became पही काश्त ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? आपको बताना है, खुद काश्त पढ़ा है आपने, खुद काश्त क्या हुआ, लेकिन कुछ पीजेंट्स पही काश्त भी बनते थे मुगल पीरियड में। क्यों बनते थे, क्या वजह थी? पही काश्त मीन्स वो पीजेंट जो दूसरे के जमीन में काम करता था। जैसे आप अगर इसका लैंड था, खुद काश्त था, ये लैंड था, लेकिन इससे वो उतना मिलता नहीं था जिससे डेली नीड्स इसके कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए दूसरे के खेत में भी काम करता था, वहां से उसको जो मिलता था अर्निंग इन कैश और काइंड, वो अपने घर के लिए यूज करता था। ठीक है, उससे घर चलाता था। तो आपको बताना है यहाँ कि पही काश्त क्यों बनता था मुगल पीरियड में कोई पेजेंट? दे वर फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस सच एज फेमाइंस,
कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, फेमाइंस थे, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो इसलिए बनते थे। दे चूज टू मूव अनदर विलेज फॉर बेटर रेवेन्यू टर्म्स, यहाँ किसी और विलेज में जाते थे बेटर रेवेन्यू टर्म्स के लिए, ठीक है, वहाँ रेवेन्यू कम होगा या कुछ, ठीक है, या अच्छी खासी कमाई वहाँ भी होगी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी यूज ऑफ पर्शियन व्हील इन मेडिवल इंडिया? पर्शियन व्हील का मेन प्राइमरी यूज क्या था, ये किस लिए यूज होता था? क्या है ग्राइंडिंग फ्लोर के लिए यूज होता, आटा बनाने के लिए? क्या है वाटर लिफ्ट करने के लिए यूज होता था, इरिगेशन के लिए, इसे वाटर लिफ्ट किया जाता था इरिगेशन के लिए? या क्लॉथ बनाया जाता था? या लैंड मेजर किया जाता था फॉर टैक्सेशन? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज लिफ्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट, which plant first introduced in Deccan spread to north in the early 17th century? कौन सा प्लांट ऐसा था जो पहले दक्कन में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद ही ये नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ इन द अर्ली 17th सेंचुरी? क्या कॉफी था, टबैको, मेज, कॉटन? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज टबैको। Which substance did Jahangir ban due to concerns about its addictive nature? जहांगीर जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, उसने एक सबस्टेंस को, दिए गए नीचे सबस्टेंस में एक को बैन किया क्योंकि इसका एडिक्टिव नेचर था। जैसे शराब एक लत बन जाती है, तो इस लत में क्या स्टेट अक्सर क्या करता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसको बैन कर देते हैं, या किसी और चीज को, चरस या गांजा, कोई भी, ठीक है। इसी तरह जहांगीर ने देखा ये वाला सबस्टेंस बड़ा एडिक्टिव बन रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है ज्यादा, इसलिए इसको बैन करते हैं। वो कौन सा था? ओपियम था, चरस था, अल्कोहल था, शराब था, टबैको था, या बीटल लीफ था, पान था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज टबैको। What does the term दो फसला refers to in the Indian context of agriculture? आपको बताना है दो फसला जो टर्म है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में किस लिए यूज किए गए हैं, इनके मतलब क्या है? A farming method that allowed cultivation of only 1 year, 1 crop per year। एक फार्मिंग मेथड था जिसमें हम एक साल में एक क्रॉप उगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बी ऑप्शन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 crops एनुअली इन द मोस्ट रीजन्स, कि साल में 2 crops हमें उगाने हैं। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन पुला फॉर बेटर यील्ड, क्या हमने आयरन पुला यूज करने हैं बेटर यील्ड्स के लिए। या डी ऑप्शन, केमिकल फर्टिलाइजर्स इन मेडिवल फार्मिंग, या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, ठीक है, बेटर फार्मिंग के लिए, इसके लिए यूज किया गया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 crops, दो फसला, 2 - 2, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द आइन अकबरी प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन इन डिफरेंट मुगल प्रोविंसेस। आइन अकबरी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है कि किस किस रीजन में क्या क्या प्रोविंस में क्या क्या फसल उगाया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा करेक्टली मैच है। क्या इसने बताया आगरा में 33 वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स पाई जाती है, दिल्ली में 39 क्रॉप्स पाए जाते हैं, और बंगाल में 50 वैरायटीज ऑफ राइस पाई जाती है। इसी तरह बी, सी, डी है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, दैट इज आगरा में 43, सॉरी इसका जो आंसर सही है वो है आपका बी, दैट इज आगरा में 39 वैरायटीज ऑफ क्रॉप पाई जाती है, दिल्ली में 43 वैरायटीज ऑफ क्रॉप पाई जाती थी, और बंगाल में 50 वैरायटीज ऑफ राइस खाली पाई जाती थी। ये किसका मानना है? आइन अकबरी की इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है, दैट इज बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। द टर्म जिन्स कामिल, जिसके लिटरल मीनिंग है परफेक्ट क्रॉप्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिन्स कामिल का मतलब क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शन होंगे परफेक्ट क्रॉप्स। फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन द मुगल सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जिन्स कामिल इज करेक्ट? आपको बताना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही इसको डिफाइन करता है जिन्स कामिल को।
ठीक है, परफेक्ट क्रॉप, या अगर आप आज के टर्म्स में बताए कैश क्रॉप, इसको यूज कर सकते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, जिनसे कामिल रेफर टू ए क्रॉप दैट वर कंसिडर सुपीरियर एंड ब्रॉट हायर रेवेन्यूज, वो क्रॉप्स जो सुपीरियर कंसिडर किए जाते थे और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आपको लाते थे। या द मुगल स्टेट एक्टिवली एनकरेज पीजेंट्स टू कल्टीवेट जिनसी कामिल, मुगल स्टेट ने एनकरेज किया लोगों को कि जिनसी कामिल क्रॉप ना आप उगाओ। कॉटन एंड शुगर केन वायर एमंग द बेस्ट जिनसी कामिल क्रॉप्स, क्या कॉटन और शुगर केन कहते हैं कि बेस्ट एमंग द जिनसी कामिल क्रॉप्स, क्या कौन सा इनमें से सही है, या ऑल ऑफ द है, ऑल ऑफ द एबो है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबो। Which crop was introduced into India via Africa and Spain and became major crop in the Western India by the 17th century? कौन सा क्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में जिसका ओरिजिन जो है बताया जा रहा है अफ्रीका और स्पेन में था। ठीक है, इस मेजर क्रॉप को वेस्टर्न इंडिया में बाय 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया। क्या वो वीट था, मेज था, राइस था, बार्ली था? इसका जो सही आंसर है आपका मक्का, दैट इज मेज। Which of the following vegetable and fruits were introduced in India from the New World during the मुगल पीरियड? आपको बताना है कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में जो जिनका जो ओरिजिन बताया जा रहा था न्यू वर्ल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। क्या वो टमाटो, पोटैटो, चिलीज, पाइनएप्पल, पपायाज थे, या मैंगो, बनाना, शुगर केन, कोकोनट, लेंटिल्स, बार्ले, व्हीट, मस्टर्ड, ओनियन, गार्लिक, स्पेनिश रेडिश? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, दैट इज tomato, potato, chilies, pineapple and papayas. The term Magdam and Mandals during the Mughal period referred to, Magdam और मंडल का माने बताना है आपका क्या है, या इसके मुराद क्या है, रेफर किससे करता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में चूज करना है। टैक्स कलेक्शन कलेक्टर्स इन द मुगल कोर्ट, ये जो थे ये टैक्स कलेक्टर्स मुगल कोर्ट में थे, या विलेज हेडमैन रेस्पॉन्सिबल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, या विलेज हेडमैन थे, मिलिट्री कमांडर्स इन चार्ज अमन से, क्या ये मिलिट्री कमांडर्स थे, या रिलीजियस लीडर्स थे जो टेम्पल्स और मस्जिदों की देखरेख करते थे या उनको देखते थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज विलेज हेडमैन। नेक्स्ट, द टर्म बिगार रेफर्स टू, बिगार के माने क्या है? अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है। अनपेड फोर्सफुल लेबर इम्पोज बाय स्टेट और एलिट्स इन द सोसाइटी थी। ठीक है, या ये अनपोर्ट जबरदस्ती लेबर लिया जाता था स्टेट के द्वारा या एलिट्स के द्वारा। ए विलेज हेडमैन ड्यूटी, या विलेज हेडमैन्स ड्यूटी थी, या रेवेन्यू सिस्टम अंडर मंगोल्स था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बेगार का मतलब होता है अनपेड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट, इन महाराष्ट्र द टर्म मीरास और वतन रेफर्ड टू, महाराष्ट्र में जो टर्म्स मीरास और वतन थे उनके माने क्या थे? क्या ये टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, या हेरिडिटरी लैंड होल्डिंग्स ऑफ आर्टिजन्स थे, या रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, रेवेन्यू कलेक्शन जो ट्रेडर्स से की जाती थी या मर्चेंट्स, या टेम्पररी लैंड असाइनमेंट गिवन टू सोल्जर्स थे? बताइए कौन सा था इसमें? ठीक है, वतन। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज हेरिडिटरी लैंड होल्डिंग्स ऑफ आर्टिजन्स। नेक्स्ट, what was the जजमानी सिस्टम एज लेटर डिस्क्राइब्ड इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड? जजमानी सिस्टम क्या था? क्या ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स अंडर था? क्या ये मिलिट्री रैंकिंग इन बंगाल थी? क्या ये ट्रेड नेटवर्क कनेक्टिंग आर्टिजन्स विद मर्चेंट्स था? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, a system where artisans like blacksmith carpenters were remunerated by the जमींदार्स through daily allowances and food। ये जजमान कौन था? जजमान आपका वो था जिसके जहाँ जाते थे जो आर्टिजन्स है, जैसे ये लाइक ब्लैक स्मिथ्स है, कारपेंटर्स है, या हजाम होंगे, वो जाते थे किनके यहाँ? जमींदार के, उनको सर्विस देते थे। उस सर्विस के रिटर्न आपको क्या मिलता था? इनको डेली अलाउंसेस, जो भी इनकी ज़रूरियात थी, खाने वाने पीने की चीज़ें, वो मिलती थी। उसको जजमानी सिस्टम कहते हैं। What was the role of the शराफ in the Indian villages? शराफ का मेन रोल क्या था इंडियन सोसाइटी में? क्या ये विलेज हेडमैन था जिसका जो रेस्पॉन्सिबल था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? क्या ये मनी चेंजर था हु एक्टेड एज ए बैंकर एंड फैसिलिटेटिंग आपके रेमिटेंसेस थे? क्या ये टैक्स कलेक्टर था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर? क्या ये ट्रेडर था जो एग्रीकल्चर गुड्स ट्रेड करता था? सही आंसर है इसका बी, दैट इज मनी चेंजर हु एक्टेड एज बैंकर एंड फैसिलिटेटिंग रेमिटेंसेस। नेक्स्ट,
इन मेडिवल इंडिया व्हाट रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेड ऑन menstruating women in some region। ठीक है, आपको बताना है इंडिया के मेडिवल इंडिया में किस इंडिया के रीजन में मेंस्टे जो पीरियड्स होते हैं हमारे जो औरतें हैं उनको उनको जब पीरियड्स आते थे, एक रीजन है हिंदुस्तान में उसमें क्या कहते थे मेडिवल इंडिया में उनको अलाउ नहीं किया जाता था या कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी उनके लिए। तो आपको बताएं वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी। दे वर नॉट अलाउड टू लीव देयर होम्स। उस टाइम पे इनको घर छोड़ने में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देते थे, या इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था टचिंग द पुला और पॉटर्स व्हील इन द वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, या इनको टच नहीं किया जा कि इनको बोला जाता है आप इस दिनों टच ना कीजिए पुलाह को या पोटर्स व्हील को, या इनको क्या किया जाता था कि स्पेशल रिलीजियस रिचुअल की परफॉर्म करना पड़ता था। क्या दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, या इनको अलाउ नहीं किया जाता था आप फूड कुक करें इस दौरान। इसका जो सही आंसर है वो है दे वर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टचिंग द पुलार पोटर्स व्हील इन वेस्टर्न इंडिया। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, which of the following artisans tasks were commonly performed by women in the medieval India? कौन से आर्टिजनल टास्क थे जो खाली विमेन्स परफॉर्म करते थे, मोस्टली विमेन्स परफॉर्म करती थी? क्या है वीविंग फाइन मसल एंड डाइंग फैब्रिक्स थे, या सुपनिंग यार्न शिफ्टिंग एंड नीडलिंग क्ले फोटोज क्ले फॉर पोट्री एंड एम्ब्रॉयडरी थी, या फोर्जिंग मेटल टूल्स एंड वेपन्स कार्पेंटर स्टोन मेसनरी थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट, in medieval India what rights did Hindu and Muslim women have regarding जमींदारी? जमींदारी के रिगार्डिंग हिंदू और मुस्लिम वीमेन के क्या राइट्स थे? क्या है दे कुड इनहेरिट जमींदारी बट वर नॉट अलाउड टू सेल एंड मॉर्टगेज। जमींदारी इनहेरिट कर सकते थे पर इसको खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते। या दे कुड इनहेरिट जमींदारी एंड हैड द फ्रीडम टू सेल और मॉर्टगेज। दे कुड इनहेरिट बट इसको फ्रीडम भी थी कि ये बेच सकते थे। ओनली हिंदू वुमेन को खाली हिंदू वुमेन को इनहेरिट करने का हक था जमींदारी का, या मुस्लिम वुमेन नहीं कर सकती थी। वीमेन्स वेर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम ओनिंग जमींदारीज। वीमेन्स जो थी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट, उनको बिल्कुल भी जमींदारी का हक नहीं रहता था, यानी कि उनको नहीं दिया जाता था ये राइट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, दे कुड इनहेरिट जमींदारीज एंड हैड द फ्रीडम टू सेल और मॉर्टगेज। ये जमींदारी को इनहेरिट भी कर सकते थे, उसको फ्रीडम था कि ये भेजे भी या इनको। नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑफ शाहजहां हंटिंग नील गाय फाउंड इन बादशाहनामा इज एन एग्जांपल ऑफ। जो शाहजहां की एक पेंटिंग है, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं, हंट करते हैं नील गाय को। बादशाहनामा की पेंटिंग है, आपको बताना है ये किसकी एग्जांपल है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग शोकेसिंग रॉयल लेजर एक्टिविटीज के मुगल मिनिएचर की पेंटिंग है, उसमें दिखाया गया है कि लेजर वक्त में क्या करते थे ये बादशाह। या पर्शियन आर्ट डिपिक्टिंग मिथिकल क्रिएचर्स, पर्शियन आर्ट जो है उसमें ही डिपिक्ट किया गया है मिथिकल क्रिएचर्स। या राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स जो फोकस करती है बैटलफील्ड सीन्स। या यूरोपियन एनग्रेविंग थी जो ड्यूरिंग मुगल पीरियड में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए, दैट इज मुगल पेंटिंग शोकेसिंग रॉयल लेजर्स एक्टिविटीज, ए। नेक्स्ट, how was the term generally used in the contemporary text मुगल context? मुगल टेक्स्ट में जंगली टर्म कैसे यूज की जाती थी, इसके माने क्या थे? इट रेफर टू द अनसिविलाइज एंड प्रिमिटिव पीपल। अनसिविलाइज और प्रिमिटिव पीपल के लिए यूज की जाती थी। इट डिस्क्राइब्स फॉरेस्ट डिवेलियर्स बट डिड नॉट इम्प्लाई अ लैक ऑफ सिविलाइजेशन। इस ये डिस्क्राइब करती थी फॉरेस्ट डिवेलियर्स जो फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लैक ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है किसी को जंगली बोल के। ठीक है, इट वॉज यूज ओनली फॉर नोमैडिक ट्राइब्स विद नो परमानेंट सेटलमेंट्स, या नोमैडिक ट्राइब्स के लिए यूज की जाती थी, या उन लोगों के लिए यूज की जाती थी जो आइसोलेटेड थे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एक्टिविटी से। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉरेस्ट डिविलियर्स। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हाट डिड द टर्म
मवास रेफर टू इन द मुगल सोर्सेज। मवास के मतलब क्या थे, मुगल सोर्सेज में यूज की गई टर्म है, इनके माने क्या थे? फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड अंडर रॉयल कंट्रोल थे ए। बी सैक्रेड ग्रोव्स रिजर्व फॉर रिलीजियस रिचुअल्स थे, या कुछ सैक्रेड वुडन टुकड़े थे जो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज किए जाते थे। या फॉरेस्ट एरियाज दैट सर्व एज ए रेफ्यूज फॉर रेबेल एंड टैक्स इवेडर्स, या वो फॉरेस्ट एरियाज थे जो अक्सर शरण पेश करते थे किनको, साया देते थे किनको, जो रेबेलियस थे और टैक्स इवेडर्स जो टैक्स नहीं पे करते थे, भागते थे इन्हीं जंगलों में। या हंटिंग ग्राउंड्स एक्सक्लूसिवली यूज बाय द मुगल एम्परर्स, या हंटिंग ग्राउंड्स जो खाली यूज किए जाते थे मुगल एम्परर्स द्वारा, किसके लिए? हंटिंग के लिए, ये फॉरेस्ट एरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज फॉरेस्ट एरियाज दैट आर सर्व एज रेफ्यूजीज फॉर रेबेल एंड ट्रेड टैक्स इवेडर्स। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, who mentioned that jungles provide a good defense behind which people of the Pargana became rebellious and refused to pay taxes? किसने कहा अपनी किताब में, किस बादशाह, मुगल बादशाह ने कहा कि ये जो जंगल्स है अक्सर ये लोग हैं परगना के, मुगल प्रोविंस को परगना कहते थे या एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, उसमें जो लोग रेबेलियस होते थे, टैक्स नहीं पे करते थे, वो भागते थे इन्हीं एरियाज में, ठीक है, इन्हीं जंगल्स में। किसने कहा है? ये आपका सही आंसर है, वो है बाबर। आंसर बी इज द राइट आंसर। Next, what was the term used for the tribute collected by the Mughal state? एक ट्रिब्यूट पे जो हम करते थे, मुगल बादशाह को करते थे, उस ट्रिब्यूट के लिए कौन सी टर्म यूज की गई थी? ज़कात था, पेशकश थी, खिराज था, जिजिया था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज पेशकश। नेक्स्ट, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हाट वाज परगना? मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको बताना है परगना क्या था। क्या ये मिलिट्री आउटपोस्ट था, क्या ये लैंड रेवेन्यू टैक्स था, क्या ये रॉयल कोर्ट रैंक था, या एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ ए प्रोविंस था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ ए प्रोविंस। नेक्स्ट, हु कंपोज 16th सेंचुरी बंगाली पोएम चंदी मंगला? ये किसने कंपोज की है? 16th सेंचुरी में बंगाली पोएम है। हेमचंद्रा, मुकुंद धर्मा चक्रवर्ती, अलाल, कृतिबास ओझा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज मुकुंद राम चक्रवर्ती। व्हाट वाज द रोल ऑफ पाइकास अंडर द ओहम किंग्स इन आसाम? पाइकास का क्या रोल था जो ओहम किंग्स में थे? ठीक है, देवर मर्चेंट्स, ये मर्चेंट्स थे जो एंगेज थे ट्रेड में। देवर ऑब्लिग टू रेंडर मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड, इनको लैंड जाता था, सॉर्ट ऑफ सोल्जर्स थे, मिलिट्री सर्विस इनसे ली जाती थी। देवर जमींदार हु कलेक्ट रेवेन्यू, या जमींदार थे जो कलेक्ट रेवेन्यू करते थे। देवर रिलीजियस स्कॉलर्स मेंटेनिंग टेंपल्स, या रिलीजियस स्कॉलर्स थे जो टेंपल को मेंटेन करते थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, देवर ऑब्लिग टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर लैंड। नेक्स्ट, which activity was declared a royal monopoly by the Ahom kings? Ahom kings की जो एक रॉयल मोनोपोली, कोई एक्टिविटी जो थी रॉयल मोनोपोली उस पे थी, ओहम किंग्स थी। आसाम, ओहम आसाम को कहते हैं, पुराना नाम है इसका। तो उनके जो बादशाह थे उनके पास एक रॉयल मोनोपोली थी, किस चीज की एक्टिविटी? क्या ये कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, इस पे उनकी मोनोपोली थी, या कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स एंड फोर्ट्स, उस पे मोनोपोली थी, या कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स कैप्चर करना फॉरेस्ट से, उन पे मोनोपोली थी, या ट्रेड ऑफ स्पाइसेस विद फॉरेन मर्चेंट्स, ट्रेड ऑफ स्पाइस करना फॉरेन मर्चेंट्स के साथ? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम जंगल, फॉरेस्ट। ठीक है, सी, आंसर सी है इसका। ठीक है, ये आज का वीडियो था हमारा। इसी तरह वीडियो लाने के लिए और आपको एग्जैक्टली टाइम पता चले कब क्या आ रहा है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।